हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। या इसी को हम लोग ट्रायंगल रूल भी कहते हैं, सदिशों का योग। त्रिभुज नियम। बाबू, हम लोग तो जानते हैं वेक्टर्स क्या हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नोटेशन क्या है, इसके बीच दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो बाबू, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए दी गई है और एक दूसरी वेक्टर बी दी गई है। अब इन्हें जोड़नी है, तो कैसे जोड़ा जाए। तो बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को हम खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह वेक्टर ए है, तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया और इसका अब ये टेल कहलाएगा, ये हेड कहलाएगा। अब पहले के हेड से इसको पैरेलल रखते हुए, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखते हुए, यहाँ से इसके हेड से हम लोग एक वेक्टर बी को खींच लेंगे। यानी कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसके टेल, पहले के टेल और दूसरे के हेड जो कि दिखाई पड़ रही है, इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं, दो दिए हुए वेक्टर्स में से किसी एक को पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके हेड से दूसरे को ड्रॉ करेंगे। अब पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाकर एक एरो का मार्क दे देंगे। अब एरो का मार्क आप किधर से किधर देंगे, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड की ओर देनी है। और यही जो वेक्टर प्राप्त हो रही है आपको, ये वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगी, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि टू एडिंग टू वेक्टर्स, एट फर्स्ट वी ड्रॉ any one of the given vectors. From the head of first we draw the second, and we join the tail of first to the head of second and put an arrow mark on it in such a way that it is directed from tail of first vector to the head of second vector. This vector represents the resultant of given two vectors. Here given vectors are vector A and vector B. Here we draw firstly vector A. From the head of vector A we draw the vector B, and finally we join the tail of first vector to the head of second vector and put an arrow mark on it in such a way that it is directed from tail of first to the head of second. This vector represents the resultant of vector A and vector B. Here we have to add two vectors, so their resultant will be vector R is equal to vector A plus vector B. बाबू, दोनों दिए हुए सदिशों में से किसी एक को खींचकर इसके सिर से दूसरे को खींच लिया जाता है। पहले के पूंछ दूसरे के सिर को मिलाकर एक तीर का निशान इस पर
लगा दी जाती है। यह तीर का निशान हमेशा याद रखनी है, पहले के पूंछ से दूसरे के सिर की ओर निर्देशित होनी चाहिए। यही वेक्टर, यही सदिश इन दोनों सदिशों का परिणामी कहलाएगी। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने तो कहा कि दोनों में से किसी एक को खींचकर, तो हमने कहा बाबू, हमने अब भी यही कहा दोनों में से। अब आप चाहें तो पहले बी को खींच लें, लेकिन न उसकी मैग्नीट्यूड बदलनी चाहिए न डायरेक्शन बदलनी चाहिए। जितनी लंबाई की ये होगी उतनी ही लंबाई की ये भी होगी, यानी कि ये वेक्टर बी को पहले खींचा। अब इसके हेड से इस ए को खींचनी है, खींच लिया गया। ये अगर ईस्टवार्ड है तो ये भी ईस्टवार्ड होनी चाहिए, और ये हमने खींच लिया। फिर वही बात, जो भी पहले खींचेंगे उसके टेल से दूसरे के हेड को मिला देंगे, और ये हो गई रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब दो गो वेक्टर दिया रहेगा और दोनों में से किसी एक को खींच लीजिए इस तरह से कि न उसकी लंबाई बदले न दिशा बदले। तो पहले के सिर से दूसरे को खींच लेंगे और पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाकर उस पर एक तीर का निशान लगा देंगे। अब चाहे ये आए चाहे ये आए, पहले आपने ए खींचा तो ऐसा कुछ आएगा, पहले आपने बी खींचा तो ऐसा कुछ आएगा। और जब आप मेजर करके देखेंगे, मापेंगे, तो पता चलेगा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। अर्थात बाबू सदिशों के योग में ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होती है। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अर्थात क्रमों के अदला बदली से वेक्टर के एडिशन पर या रिजल्टेंट पर कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ती। क्लियर? जैसे ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम आएंगे। क्लियर? अब इसको लिख लिया जाए, मिटा दें। To adding two vectors, at first we draw any one of the given two vectors. From the head of first, we draw the second, and finally we join the tail of first to the head of second, and put an arrow mark on it in such a way that it remains directed from tail of first to the head of second. This vector represents the resultant vector r of the given two vectors. अब आप देख सकते हैं बाबू, एज द गिवन टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म ए triangle, so it is also known as triangle rule of vector addition। चूंकि दिए हुए दोनों सदिश एवं उनका रिजल्टेंट एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे सदिश योग का त्रिभुज नियम भी कहा जाता है। एज द गिवन टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म ए ट्रायंगल, सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दिए हुए दो सदिशों का योग
प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों में से किसी एक को खींचकर उसके सिर से दूसरे को खींच लेते हैं। पहले के पूंछ से दूसरे के सिर को मिलाकर इस पर एक तीर का निशान लगा देते हैं। तीर का निशान हमेशा पहले के पूंछ से दूसरे के सिर की ओर निर्देशित रहती है। यही सदिश दिए हुए दोनों सदिशों का परिणामी कहलाती है। चूँकि दिए हुए दोनों सदिश एवं उनका परिणामी मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, अतः सदिश योग की यह विधि सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाती है। क्या करना है, पहले एक वेक्टर को खींच लेंगे, उसके सिर से दूसरे को खींचेंगे, पहले के पूंछ दूसरे के सिर को मिला देंगे, उस पर एक तीर का निशान लगा देंगे, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इसीलिए इसे त्रिभुज नियम कहते हैं। क्लियर। अब आइए, परिणामी अगर है, ठीक है, किसी भी वेक्टर को जोड़ने के लिए दो गो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका सम प्राप्त करने के लिए, योगफल प्राप्त करने के लिए हम लोग त्रिभुज नियम का प्रयोग तो करते हैं। अब जो रिजल्टेंट आया, परिणामी आई, उस परिणामी में परिमाण होगी, मैग्नीट्यूड होगी, दिशा होगी अर्थात डायरेक्शन होगी। तो परिणामी का परिमाण और दिशा हमको ज्ञात करनी है। तो परिणामी का परिमाण और दिशा कैसे ज्ञात की जाए, इसके लिए हम लोग अब देखते हैं कैसे होगा। बउआ, आप देख सकते हैं यहाँ OP वेक्टर A है, PQ वेक्टर B है और OQ वेक्टर R है। अब इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स में कुछ ना कुछ तो एंगल होगी। अब आप जानते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब प्राप्त होती है, जब दोनों के टेल एक जगह है, पूंछ, लेकिन इसकी पूंछ यहाँ है, इसकी पूंछ यहाँ है, तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कि ये आगे बढ़ी हुई है, मान लीजिए तो बढ़ी हुई है, तो यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिए इस पर परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल दिखाई पड़ रही यही है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। और यहाँ से आपने ये QS या QT जो भी मन करे कह सकते हैं, Q से S इस पर OP के बढ़े हुए भाग पर आपने Q से S QS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ दो ट्रायंगल OQS जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक है PQS। तो सबसे पहले बाबू आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं OP वेक्टर ही क्या है, वेक्टर A है, अर्थात OP की जो लंबाई होगी वही वेक्टर A की मैग्नीट्यूड होगी। रेखाखंड की लंबाई क्या बतलाती है, सदिश के परिमाण को बतलाती है। PQ वेक्टर जो है वह वेक्टर B है, आप देख सकते हैं यहाँ PQ वेक्टर B है, तो PQ की लंबाई सदिश B के परिमाण को बतलाएगी। उसी तरह बाबू OQ वेक्टर जो है वह वेक्टर R है, तो OQ की लंबाई वेक्टर R के परिमाण को बतलाएगी। और दोनों सदिशों के बीच का एंगल QPS बराबर थीटा दी गई है। क्लियर। अब बात करें इस ट्रायंगल में PQS में, इन ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में आप देख सकते हैं पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को एच से, पी एस क्या है बाबू, पी एस बेस है, बी से सूचित कर दिया गया, और क्यू एस क्या है, परपेंडिकुलर है, पी से सूचित कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। कोण चूंकि थीटा यहाँ है तो कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा जो है वह कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, बच गई ये आधार हो गई इस कोण के लिए, इस थीटा के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू बराबर हो गई एच, पी एस बराबर बी, क्यू एस बराबर पी। अब हम चाहते हैं इसकी सहायता से, मतलब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की सहायता से, पी क्यू की सहायता से क्यू एस ज्ञात करना और पी एस ज्ञात करना। तो एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो ये क्यू एस क्या है, लंब है, पी क्यू क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन साइन थीटा देती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी बाबू, आप जानते हैं पी बाई एच होती है, और पी बाबू क्या है यहाँ, क्यू एस है, और एच क्या है, पी क्यू है। यानी कि यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, क्यू एस देखिए तो यहाँ है कहीं क्यू एस नहीं है, यानी कि क्यू एस का वैल्यू ज्ञात करनी है। पी क्यू है कहीं, हाँ है, पी क्यू की लंबाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, अर्थात क्यू एस यहाँ अब निकलेगा क्यू एस बराबर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्यू एस बराबर हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्लियर बउआ, अब साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके और इसके बीच में संबंध प्राप्त करने के लिए, अर्थात पी एस जो कि आधार है, बेस है, पी क्यू जो कि हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसके बीच में रिलेशन देती है हमारी कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, पी एस बाई पी क्यू, आधार बटा कर्ण, अर्थात यहाँ से पी एस बराबर हम निकालेंगे तो पी क्यू इंटू कॉस थीटा। दिस इम्प्लाई दैट बाबू पी एस की लंबाई, पी क्यू यहाँ देखिए, पी क्यू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और इसमें हो गई कॉस थीटा, अर्थात पी एस की लंबाई जो होगी वह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के बराबर होगी, और क्यू एस की लंबाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बराबर होगी। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, ये बड़ा वाला जो दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रायंगल में बात करें ओ क्यू एस की बात करेंगे। तो बाबू ओ क्यू एस में आप देख सकते हैं ओ क्यू जो है वह आर का मैग्नीट्यूड है, और क्यू एस जो है वह आप निकाल चुके हैं यहाँ, क्यू एस बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब हमको ज्ञात कर लेनी है इसकी आधार, अर्थात ओ एस। तो ओ एस बराबर बाबू क्या हो जाएगी, ओ पी प्लस पी एस। आप देखिए तो ओ से एस, अर्थात ओ से पी प्लस पी से एस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब न यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से P तक पहुँचेंगे, फिर P से S तक पहुँचेंगे, तो क्या O से S तक नहीं पहुँचेंगे,
जी हाँ पहुँचेंगे। तो ओपी की जो लंबाई है वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, प्लस पीएस खोजिए तो जरा कहीं है, तो जी हाँ है, यहाँ है पीएस बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी छूट गई थी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दिया जाए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बउआ हमको इस ट्रायंगल में ओ क्यू एस में ये आधार पता है, ये लंब पता है, क्या निकालनी है, कर्ण। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होती है ना। तो बाबू एच का काम यहाँ ओ क्यू कर रही है, अर्थात ओ क्यू का स्क्वायर, पी का काम यहाँ कौन कर रही है, क्यू एस कर रही है, यानी कि क्यू एस का स्क्वायर, और आधार का काम यहाँ ओ एस कर रही है, तो ओ एस का स्क्वायर लिख दिया जाए। अब बाबू ओ क्यू जो है, ओ क्यू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यू एस देखिए, क्यू एस है वेक्टर बी साइन थीटा, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस ओ एस किसके बराबर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा ओ एस है, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करनी है, तो क्या किया जाए, देखिए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab होती है, यानी कि यहाँ लिखते हैं अब 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर। अब बाबू आप देख सकते हैं वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए यहाँ दोनों में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको आप पहले लिख लीजिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस अब कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से, पहले हमने इसको लिख लिया, अब इन दोनों में से वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बाबू आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये देखिए, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इधर स्क्वायर जो है आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये इधर जाके दाहिने साइड जाकर रूट हो जाएगी, इसलिए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगी रूट अंडर, क्या हो जाएगी बाबू, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा।
यही हो गई बाबू हमारी रिजल्टेंट, अर्थात रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होती है। क्लियर बाबू? यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन, दिशा, किसकी दिशा? परिणामी की दिशा। तो बाबू आप देख सकते हैं ये और ये कुछ कोण बना रहे हैं, मान लीजिए इस कोण को अल्फा। तो ये जो त्रिभुज दिखाई पड़ रही है ना OQS, इस समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये कोण अल्फा हो गई, तो आधार का काम OS करेगी और लंब का काम QS करेगी। तो क्या किया जाए? tan अल्फा ले लिया जाए। tan अल्फा बराबर P/B होती है, लंब बटा आधार होती है। यहाँ लंब का काम QS कर रहा है, आधार का काम OS कर रहा है। बाबू QS यहाँ पे लिखते हैं, दिस इम्प्लाई दैट tan अल्फा बराबर QS खोजिए, QS कहाँ है? यहाँ है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड बाई OS क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इस तरह से आप इसकी दिशा और परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेक्टर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होती होगी, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। डायरेक्शन होती होगी तो हमने डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में निकाला OS से, अर्थात ये वेक्टर ए जहाँ कहीं भी है उसके साथ अगर हमारी रिजल्टेंट अल्फा एंगल का फॉर्मेशन करती है तो वह अल्फा हमारी यहाँ है। क्लियर? tan अल्फा बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बउआ विशेष स्थितियां में हम केस फर्स्ट लेते हैं। यहाँ केस फर्स्ट, व्हेन बोथ द वेक्टर्स बी पैरेलल, जब दोनों सदिश समानांतर हों, जब दोनों सदिश समांतर हों, जब दोनों सदिश समांतर हों तो बउआ समांतर होंगे तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों पैरेलल हैं तो एंगल क्या होती है बाबू? एंगल उनके बीच का कोण 0 डिग्री होती है। जब दो सदिश समदिश या समानांतर होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होती है। क्लियर? तो लिखेंगे यहाँ इन दिस केस, इस स्थिति में बाबू वेक्टर आर बराबर, आर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होती है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा और इस पूरे का रूट। अब यहाँ एंगल क्या दिया है? 0 डिग्री, अर्थात हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ कॉस 0 डिग्री। तो बाबू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
वैसे ही रह जाएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, 2 वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और cos 0 डिग्री जो होती है वह 1 के बराबर होती है, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया गया। क्लियर? तो हो जाएगी a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब आप देख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ये रूट होगी। देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस रूट से इस स्क्वायर को हटा दें तो हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, और यही हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट। अर्थात जब दो सदिश समानांतर हो या समदिश हो तो उनका रिजल्टेंट सीधे उनके परिमाणों के योगफल के बराबर हो जाती है। हैंस when two vectors be parallel, then their magnitude of resultant is equal to the sum of magnitudes of their magnitude of resultant is equal to the sum of magnitudes। अर्थात जब दो सदिश समानांतर हों तो उनका परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाणों के योगफल के बराबर होती है। यही हम ऐसे लिख देंगे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। बार बार ये पूछी जाती है क्या होगी a और b के बीच का एंगल यदि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो, अर्थात ये दी गई होगी तब आपसे एंगल पूछी जाएगी। तो बाबू जब भी उसके मैग्नीट्यूड का सम दिया गया रहेगा रिजल्टेंट के बराबर तो बिना झिझक के आप सीधे एंगल 0 डिग्री कह सकते हैं। क्लियर? अब बात करें जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों। केस सेकंड, when both the vectors be perpendicular to each other, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों तब क्या होगी? तो बाबू एक सदिश ऐसे दे देगा वेक्टर a, एक सदिश ऐसे दे देगा वेक्टर b। नहीं तो बाबू इनके बीच लंबवत के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाती है। इसीलिए आप जानते हैं r का मैग्नीट्यूड क्या होती है? यही ना होती है r का मैग्नीट्यूड वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का रूट।
अब यहाँ एंगल 90 डिग्री रखनी है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos 90 डिग्री रख दी जाएगी। क्योंकि परस्पर लंबवत है तो यहाँ थीटा का मान क्या हो गया 90 डिग्री। तो हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और cos 90 का मान 0। तो ये वाली चीज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, अर्थात ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का रूट, और यही हो जाएगी आर की मैग्नीट्यूड। यानी कि when both the vectors be perpendicular to each other, then the resultant of their magnitude of the resultant is equal to root under square of sum of their magnitudes। उनके परिमाणों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर हो जाती है परिणामी का परिमाण। क्लियर? आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही ये दे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा एंगल 90 डिग्री होगी, और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट के बराबर। क्लियर? अब आते हैं केस थर्ड पर। क्या होगा जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों, अर्थात विलोम दिश हों। केस थर्ड, when both the vectors be anti-parallel, जब दोनों सदिश विलोम दिश हों। विलोम दिश का मतलब विपरीत दिशा, अर्थात विपरीत दिशाओं में होंगी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एंगल इनके बीच का क्या हो जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर? तो बाबू आप क्या जानते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है यही ना होती है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब यहाँ थीटा के जगह अब 180 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगी, cos 180 का मान -1 होती है। तो बाबू ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, केवल 180 के जगह -1 कर दिया गया। अब यह जो है इधर आकर के -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर दिया। तो बाबू ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका होल स्क्वायर का रूट। क्लियर? अब बाबू आर का मैग्नीट्यूड इसके होल स्क्वायर के रूट के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं आर का मैग्नीट्यूड बराबर ए के मैग्नीट्यूड माइनस बी के मैग्नीट्यूड के पूरा का मैग्नीट्यूड। क्योंकि मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होती, तो ए के मैग्नीट्यूड में से बी के मैग्नीट्यूड को घटाने पर हो सकता था ये निगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड निगेटिव होती ही नहीं है, इसलिए हमने फिर से एक मॉडुलस लगाया। अर्थात जैसे अगर ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर होता, बी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर होता, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता 2 मीटर माइनस
5 मीटर बराबर -3 मीटर। अब बताइए तो ये मैग्नीट्यूड जो होती वह तो निगेटिव हो जाती, तो निगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मॉडुलस साइन लगा देंगे, और मॉडुलस साइन लगाने से ये क्या हो गई 3 मीटर। इसलिए आप कह सकते हैं जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, बिलोम दिस हों, तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होती है वह उनके मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर होती है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।